केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पहले चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को कानूनी चश्मे से देखना शुरू ही किया था कि कांग्रेस से और इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बॉस, चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं किया, यह आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटना पड़ गया। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलट देगा और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो बीजेपी प्रत्याशी महेश खेवट की ओर से मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की तरफ से वकील वीएस नायडू खड़े। इनके बीच सुनवाई के दौरान क्या बहस हुई और कोर्ट ने क्या कहा, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक निजी शिकायत है जिसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। आरपी एक्ट का कानून कहता है कि कम से कम आरोप तय होने चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कानून साफ है, जब तक आरोप तय न हो तब तक नामांकन पत्र में घोषणा करना जरूरी नहीं। इस मामले में कोई आरोप तय नहीं हुआ है तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों देनी चाहिए। सिंघवी ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के खिलाफ जाकर फैसला लिया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में सिर्फ आरओ का फैसला ही नहीं पलटना चाहिए बल्कि उसे पद से भी हटा देना चाहिए। कांग्रेस के वकील ने चुनाव आयोग की चुप्पी को हैरान करने वाला बताया और कहा कि कल राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ बल्कि एक तरफा नतीजे घोषित कर दिए। सिंघवी की इतनी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। बॉस, कोर्ट ने कहा कि हमें कोई ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए जिसमें हमने आरओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद नॉमिनेशन स्वीकार करके मामले में दखल दिया और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद हमने आरओ के ऑर्डर को खारिज कर दिया। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने बीजेपी उम्मीदवार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनावी याचिका लगाना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति बसु जजमेंट में साफ किया था। रोहतगी ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद अब कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब मीनाक्षी नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करनी होगी। वहीं चुनाव आयोग के वकील वीएस नायडू ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव आयोग गई थी लेकिन आयोग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आरओ ने आरपी एक्ट के मुताबिक ही बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है। 2018 के संशोधन के बाद से यह साफ है कि हर तरह के पेंडिंग केसेस बताना जरूरी है, चाहे संज्ञान हुआ या नहीं। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने टोका और कहा कि मैं यहां सामान्य कानून की बात नहीं कर रहा, मैं अपवादों की बात कर रहा हूं। मीनाक्षी का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया। अहमद पटेल के मामले में आरओ के फैसले को पलटा गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि पहले हम यह तय करेंगे कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप संबंधी सीमाएं निर्धारित। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने और परिणाम घोषित होने के बाद न्यायिक दखल का दायरा बेहद सीमित हो जाता है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर हम ऐसे तर्क स्वीकार कर लें तो कुछ मामलों में अनुच्छेद 32/226 के तहत हस्तक्षेप करेंगे और कुछ मामलों में चुनाव याचिका की ओर भेज देंगे। इससे अनुच्छेद 329 के तहत कोई सिद्धांत पढ़ा जाएगा जो संविधान में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे किसी भी व्याख्या को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस अनुच्छेद 329 को हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने कहा कि भाई ये हथियार यहां काम नहीं आने वाला है, आप हाईकोर्ट जाइए और इलेक्शन पिटीशन वहां पर आप दाखिल कीजिए। अब कांग्रेस को चुनाव के नतीजे घोषित होने के 45 दिन के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी है। इस याचिका में अब हाईकोर्ट में नामांकन रद्द करने की मेरिट पर बहस हो सकती है, यानी कि नामांकन रद्द करने का आधार सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में जो जानकारी छिपाई वो उन्हें छिपाना चाहिए था या नहीं, इसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनिए कि मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा।
ये सेटबैक जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। बॉस, आज कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में बवाल काटने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुला लिया था। जीतू पटवारी की अगुवाई में ये नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करके निकल रहे थे। उनका कहना था कि वो राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। बैरिकेडिंग लगा दी गई। कांग्रेस के नेता बैरिकेडिंग फांदकर दूसरी तरफ जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लेना शुरू कर दिया। उधर कांग्रेस अब इस मामले में सीधे पीएम का नाम लेने लग गई है। बॉस, खरगे ने सीधे कहा कि पीएम के इशारे पर बिना उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हो सकता। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने कहा कि वो वोट चोरी, सीट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं दिया। तब कांग्रेस बीजेपी पर फैसला चोरी करने का भी आरोप लगा सकती है। दोनों के बयान सुन। ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है, और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी सीट चोरी का आरोप लगा रही थी उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये ना बोले कि वर्डिक्ट चोरी हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाती। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई मीनाक्षी नटराजन जी खुद नामांकन में गलती करती है, उसके बाद वो क्रिमिनल केस डिस्क्लोज नहीं करती, फ्रॉड करती हैं। फिर तेलंगाना कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस जो गुस्सा है राहुल कांग्रेस से, उन्होंने जाकर इस पूरे मामले को डिस्क्लोज किया। अंदर से खेल हो गया मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए, और उसका दोष आरोप पर, इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। बॉस, कभी कभी ये विश्वास नहीं होता है कि वो वही पार्टी है जो दशकों तक इस देश में सत्ता में रही, और अब उसके नेता इस तरह की बातें करते हैं और ऐसे ऐसे दावे करते हैं जो मतलब कहीं टिकते ही नहीं है। लोग विश्वास तक नहीं करते उनके दावों। आप देखिए कि राज्यसभा की एक एक सीट के लिए सियासी फाइट कैसे हुई, किस लेवल पर सियासी फाइट पहुंची। एक एक सीट की लड़ाई है बॉस, क्योंकि आने वाले वक्त में मोदी सरकार कई बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। यह खुला ऐलान पीएम मोदी ने 2 दिन पहले एनडीए की बैठक में ही कर दिया, और इसीलिए मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों में अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, ताकि महिला आरक्षण बिल जैसी हालात किसी और बिल के साथ ना हो, और महिला आरक्षण बिल बीजेपी दोबारा लेकर आ सकती है। बहुत जल्द ये हो सकता है, इस बात के संकेत भी मिलने लगे। और लोकसभा सीटों के परिसीमन की चर्चा भी एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC पीएम का परिसीमन को लेकर एक नया सुझाव आया। इस प्रस्ताव में सीटों के विभाजन का सुझाव दिया गया है, जिसमें सिर्फ 170 सीटों पर फोकस है। आसान भाषा में कहा जाए तो परिसीमन के लिए सभी 543 सीटों की बजाय सिर्फ 170 चुनिंदा सीटों के विभाजन का सुझाव दिया गया है। पीएम के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक इन 170 सीटों में से 59 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा जाए, यानी कि अभी एक सीट का जितना दायरा है उसे 2 सीटें बना दी जाए, और बाकी 111 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। और जब इस गुणा गणित से 170 सीटें तोड़ी जाएंगी तब वो उनकी संख्या बढ़ाकर 451 हो जाएंगी, यानी कि सीटों की संख्या, यानी कि 170 सीटों को 451 सीटों में तोड़ दिया जाए। और इसी तरीके से लोकसभा की 543 सीटें 824 सीटों तक कैसे बढ़ाई जाएंगी, इसका पूरा कैलकुलेशन बताया गया है। पहले 543 सीटों में से 170 सीटें निकाल दीजिए तो बच जाती है 373 सीटें, और इन 373 सीटों में नई 451 सीटें जब आप जोड़ेंगे तो कुल सीटों की संख्या हो जाएगी 824। अगर इस हिसाब से परिसीमन होता है तो 2029 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट में
0.3 से लेकर 2.3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वोटों की संख्या के हिसाब से देखें तो यह वोटर टर्नआउट 90 लाख से 2 करोड़ 30 लाख वोटर्स तक हो सकता है। अब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य के कोटे में भी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और इसी को लेकर महिला आरक्षण संशोधन बिल के दौरान डीएमके समेत साउथ की कई पार्टियों ने बिल के खिलाफ वोटिंग की। लेकिन अब देखिए कि एक बार फिर लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन की भूमिका बन रही और अगर परिसीमन हुआ तो किस राज्य की सीटें कितनी बढ़ जाएंगी यह भी आपको बता दें। सबसे पहले दक्षिणी राज्यों में लोकसभा की सीटें आप देख लीजिए। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, परिसीमन के बाद यहां पर 59 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, यह बढ़कर 42 हो जाएगी और इसी तरह केरल की 20 लोकसभा सीटें बढ़कर 30 हो जाएंगी और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें 26 हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तर भारत के बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं। यूपी की 80 लोकसभा की सीटें 120 हो जाएंगी, बिहार में 40 हैं तो 60 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में 48 हैं तो 72 हो जाएंगी, राजस्थान में 25 से 38 हो जाएगी सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश में 29 से 44 हो जाएगी सीटों की संख्या और गुजरात में लोकसभा सीट अभी 26 है जो बढ़कर 39 हो। जिस वक्त महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर संसद में बहस चल रही थी तब विपक्ष के अड़ियल रवैये पर अमित शाह ने क्या कहा, एक बार आप याद कर लीजिए, सुन लीजिए। फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। मैंने इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और ये क्या नैरेटिव फैलाया और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि अगर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ती है, परिसीमन हुआ तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों के बाद परिसीमन को लेकर बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी और डीएमके का परिसीमन बिल के विरोध में बड़ा रोल था, लेकिन अब दोनों ही पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर हुई। ऐसे में बीजेपी के लिए विधेयक पास करवाने की संभावना बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो परिसीमन लागू होने से चुनाव तक कौन कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाएंगी वो भी आपको बता दें। सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार परिसीमन अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग बनाएगी और इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चुनाव आयुक्त होंगे। इसके बाद परिसीमन आयोग लेटेस्ट जनगणना के आधार पर डेटा विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर राज्यों की कुल सीटों, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और साथ में सीमाओं का खाका भी तैयार होगा। इसके बाद आयोगों को एक चुनावी क्षेत्रों का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा आयोग को सभी क्षेत्रों में जाकर जन सुनवाई करनी होगी, जिसमें राजनीतिक दलों और आम जनता से सुझाव, आपत्तियां सुनी जाती हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग अंतिम अधिसूचना जारी कर सकता है। परिसीमन आयोग के फैसले अंतिम होते हैं, जिन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद चुनाव आयोग नए नक्शे के आधार पर सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट को अपडेट करेगा। इसके अलावा आयोग यह भी तय करता है कि नए परिसीमन में किस किस सीट को एससी, एसटी और महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए तय किया जाए। वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद भारत का चुनाव आयोग नए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बीजेपी ने इसी साल महिला आरक्षण बिल के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ गया कि सरकार चालाकी से इस परिसीमन को महिला आरक्षण बिल के साथ ले आई। इसीलिए विपक्ष का समूचा कुनबा एक हो गया और लोकसभा में बिल गिर गया। लेकिन आप देखिए कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में यह पहला बिल था जो पास मोदी सरकार नहीं करा पाई।
लोकसभा में इस बिल के गिरने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। मोदी के खिलाफ राहुल का नया प्लान। टीएमसी के बाद शरद पवार की एनसीपी के विलय की मांग। क्या क्षेत्रीय दलों को जोड़कर मोदी को टक्कर दे पाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक पर कांग्रेस की तैयारी। मगर प्रियंका गांधी के सवाल, ऐसा क्या कहा कि किसी के पास जवाब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए, कैसे चुनाव में हराया जाए, किस तरीके से उनके विजय रथ पर ब्रेक लग जाए। वैसे तो यह सवाल मोदी विरोधियों को 2014 के बाद से ही परेशान कर रहा है, मगर अब बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कई साल बीत गए ना बॉस। अब इन लोगों को लग रहा है कि नंबर ही नहीं आएगा इनका, और इसीलिए मोदी विरोधियों के बीच एक चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है और वो है क्षेत्रीय पार्टियों के विलय की। यानी कि जो दल कांग्रेस से अलग हुए उन्हें कांग्रेस में किसी तरीके से मिला दिया जाए ताकि 2029 में मोदी से मुकाबला हो सके। मगर जो पार्टियां इंडी गठबंधन के बैनर तले मोदी को टक्कर नहीं दे पाई, क्या वो उस कांग्रेस पार्टी में मर्ज करके अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं, जिसके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं? कई नेता आप नहीं देखते हैं, सुनते रहते होंगे कि कई विपक्षी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहते। यही इंडी गठबंधन के जो घटक दल है उन्हीं के नेता तो मिल भी जाएंगे, उसके बाद राहुल गांधी का नेतृत्व भी स्वीकार कर लेंगे। और जो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो अब ये सब मिली हुई पार्टी जो एक नई कांग्रेस की तरह दिखाई देगी उसके लिए कुछ कर लेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो मोदी है ना। बात टीएमसी से शुरू हुई, अब शरद पवार की एनसीपी तक पहुंच गई और इसका जिक्र होने लग गया। वो जिस तरह इन पार्टियों में टूट हो रही है या भविष्य में ऐसा होने के चांस बताए जा रहे हैं, हो सकता है उसे देखते हुए पर्दे के पीछे कोई खिचड़ी पक रही है। अगर क्या हुआ, राहुल गांधी की भूमिका का क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी अपनी ही कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं? आज पाठशाला के एक चैप्टर में ये सब विस्तार से बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि कांग्रेस ने इस प्लान के अलावा मोदी के खिलाफ कौन सी नई स्ट्रेटजी अपनाई है जिसे देश भर में चलाया जाएगा। लेकिन पहले एक ट्वीट। क्योंकि जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए। सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये वक्त ही बताएगा। त्यामुळे त्या बुडत्या जहाजामध्ये पाय ठेवतील अशी मला शक्यता वाटत नाही। बॉस, अब इन पार्टियों ने देख लिया है कि इंडी गठबंधन से भी कुछ नहीं हो रहा और बिहार बंगाल का हाल तो देखा ही ना कि वहां पर क्या हुआ। इंडी गठबंधन वाले जब भी राज्यों के चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई गठबंधन है ही नहीं, हम अपना अपना चुनाव लड़ेंगे और उसका फायदा हो जाता है बीजेपी। इसीलिए अब इंडी गठबंधन से अलग कांग्रेस में तमाम ऐसी पार्टियों के विलय की बात चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधानसभा चुनाव के हारी बॉस, पूरा इंडी गठबंधन हिला हुआ है। सब कांप रहे हैं, परेशान हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दीदी का किला ढह गया तो किसका बचेगा। बॉस, मोदी विरोधी भयंकर डरे हुए, सबका माथा ठनका हुआ है। कोई खुलकर और कोई दबी जुबान में कह रहा है कि कैसे भी करो भाई, मगर मोदी को रोक लो। मतलब कुछ भी कर लो लेकिन मोदी को रोकने का कोई उपाय पता। मोदी मगर रुकेंगे कैसे? तो शिगुफा छोड़ दिया गया कि कांग्रेस की बदौलत रुकेंगे मोदी। चर्चा यह चलाई जा रही है कि जिन नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी का गठन किया और आज की तारीख में उनका अस्तित्व संकट में है, तो फिर क्यों ना कांग्रेस में विलय कर लिया जाए। अब यह चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जिस तरह टूट हुई है ना बॉस,
और उनके हाथ से सब कुछ जिस तरीके से फिसला है, उसने इस बहस को और ज्यादा जोर पकड़वा दिया, नया सिरा दे दिया इस बहस को। ममता करें भी तो क्या करें, वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली तो उनके सामने यही प्रस्ताव रखा गया, पहले तो ना नुकर किया गया, मगर अब नेता खुलकर कैमरे पर कह रहे हैं कि इस आइडिया में कोई बुराई नहीं। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से चूक गए, वो भी कह रहे हैं बॉस कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर कांग्रेस में शामिल हो जाए और राहुल गांधी को अपना नेता मान लें तो वोटिंग पैटर्न ही बदल जाए। मतलब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गजब का सपना देख रही है। पहले कांग्रेसी नेताओं को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से। पूरे मुल्क में ये मैसेज होना चाहिए, अब इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं, ये मैसेज क्लियर कट होना चाहिए। तब जनता आपको कामयाब करेगी। वो देखती है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं। ये क्लियर कट मैसेज होगा, तमाम पार्टियों ने मिलकर के राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया है, तो आप देखेंगे कि वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा देश के अंदर। ये भूमिका अब सब राज्य की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। बॉस ये कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं है। अगर राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे तो राजनीतिक संकट इनके सर पर मंडराने लगेगा, करियर खत्म हो जाएगा इनका। लेकिन इनको भी अंदर से पता होगा कि जो राहुल गांधी अभी तक कांग्रेस के लिए कुछ ढंग का नहीं कर पाए, अगर सारी पार्टियों का विलय भी कर देंगे तो राहुल गांधी के हाथ में अगर मसाल थमा देंगे तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस का जहां रोशन कर पाएंगे। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को ऑफर तो कांग्रेस ने दे दिया है, मगर ममता बनर्जी की तरफ से क्लियर कट कुछ नहीं बताया गया। मगर उनकी मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, वो जरूर इस तरफ इशारा कर रहा है कि आग लगी है तभी तो धुआं हो रहा है। आप देखिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दीदी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया है। ममता पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। 9 मार्च 2026 को सांप्रदायिक भाषण का आरोप ममता पर लगाया गया। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी सिग्नेचर यानी कि दस्तखत के मामले में सीआईडी की जांच ऑलरेडी चल रही है। अभिषेक बनर्जी को 14 जून के लिए फिर समन कर दिया गया। 5.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद उससे काम नहीं चला। सीआईडी ने कहा कि भैया फिर से आई। उनके खिलाफ पहले ही पार्टी के कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दिन रात जो पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो ठीकरा इन्हीं के ऊपर फोड़ रहे हैं कि भाई साहब जो है कई पार्टी छोड़ चुके हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं कुछ लोग तो, और कईयों के कतार में होने की बात कही जा रही है कि सब लगे हुए लाइन में। कल किसका नंबर आ जाए पार्टी छोड़ने का ये कोई नहीं बता पा रहा है ठीक। अभिषेक बनर्जी को नेता मानने से ये सभी नेता जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं वो इनकार करें नहीं भैया हमको नहीं चाहिए सर। इज्जत नहीं करते हैं किसी की, किसी की उम्र का ख्याल नहीं करते हैं, किसी का पद का ख्याल नहीं करते हैं, तो कोई इनके नेतृत्व में काम करेगा? आप सोचिए सर। ममता बनर्जी कांग्रेस में जाएंगी या नहीं जाएंगी, यह फैसला हो नहीं पाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत ने कांग्रेस के विस्तार को यह कहते हुए हवा दे दी कि एनसीपी एस यानी कि शरद पवार की जो एनसीपी है उसका विलय हो जाना। पहले ही शरद पवार का जो एनसीपी टूट चुका है, उनकी पार्टी टूट चुकी है। अब जो बची हुई है शरद पवार की पार्टी, उसका कहना है कि कांग्रेस में मिला दीजिए। जो हाल आज टीएमसी का है ना बॉस, 3 साल पहले वही शरद पवार की पार्टी का भी था। 2023 में एनसीपी 2 धड़े में बंट गई थी, यानी कि एनसीपी के नेता तो गए ही, उनका वोट बैंक भी चला गया। महाराष्ट्र विधानसभा में अब सिर्फ 10 विधायक हैं शरद पवार की पार्टी के। ऐसे में संजय राउत कह रहे हैं कि इन फ्यूचर कुछ और हो उससे पहले मर्जर का डिसीजन ले लेना चाहिए, यानी कि भविष्य में कुछ हो उससे पहले मिला दीजिए। इस पर सुप्रिया सुले ने भी एक तरह की स्वीकृति दे दी, और सुनिए आप कि उन्होंने क्या कह दिया। ये समय है
कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। 140 साल पुरानी कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर मोड में है बॉस। सिर्फ 7 राज्य बचे हैं जहां या तो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री है या फिर सरकार में कांग्रेस साथ में है, वरना बहुत बुरा हाल है देश भर में कांग्रेस का। और ऐसे में राहुल गांधी भी करें तो करें क्या? उन्होंने गुरुवार को हुई कांग्रेस की बैठक में किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, मगर यह जरूर कह दिया कि कांग्रेस ही मोदी को रोक सकती है। पहले भी राहुल गांधी ऐसी बातें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के दौरान कहा कि देश में सिर्फ कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो टूट नहीं रही है और वही भाजपा और आरएसएस का मुकाबला कर सकती है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन लीजिए कि उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। काँग्रेस हे बुडतं जहाज आहे, त्यामुळे त्या बुडत्या जहाजामध्ये पाय ठेवतील अशी मला शक्यता वाटत नाही। तथापि राजकारणात हायपोथेटिकल बोलायचं नसतं, पण मी तुम्हाला सांगतो, कोणी पाय ठेवला तर त्याचा आम्हाला फायदा आहे, आम्हाला नुकसान नाही। याचं कारण आम्हाला अधिकची पॉलिटिकल स्पेस ही त्याच्यामुळे उपलब्ध होते। बॉस, आज कांग्रेस में जिन पार्टियों की विलय की बात हो रही है ना, उनके लीडर कभी कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते, फिर चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, जगन मोहन रेड्डी हो या फिर महबूबा मुफ्ती का नाम ले लीजिए। ये कांग्रेस से अलग हुए और अपना नया दल इन्होंने बनाया। आजादी के बाद से अब तक देखें तो कांग्रेस से अलग होने वाले नेताओं ने 62 पार्टियां बनाई। मगर सवाल है कि क्या इन छोटी छोटी पार्टियों को एक करके, टूटे हुए को जोड़ करके कांग्रेस फिर से उस तरह खड़ी हो पाएगी जैसे पहले थी, जिससे मोदी लड़ सके? और उससे भी कई बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के नाम पर यह दल कांग्रेस में विलय कर लेंगे? आपको देश की 12 ऐसी पार्टियों के बारे में बताने वाला हूं जिनके नेता कभी कांग्रेस में थे और मौजूदा स्थिति क्या है। साल 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी। यह फिलहाल पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है, मगर पार्टी में टूट के बाद संकट आ गया है। महबूबा मुफ्ती ने 1999 में पीडीपी का गठन किया था। यह फिलहाल जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। शरद पवार की एनसीपी 1999 में बनी पार्टी है और महाराष्ट्र में इसका अपना जनाधार भी है, मगर 2 धड़े में बंटने के बाद शरद पवार असमंजस में रहते। जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी ने 2011 में वाईएसआर-सीपी का गठन किया था। यह पार्टी पिछली बार सत्ता में थी, मगर फिलहाल विपक्ष में चली गई। 1964 में केरल कांग्रेस से अलग हुई थी। आज इसके कई गुट केरल में सक्रिय हो गए। 1968 में मणिपुर पीपल्स पार्टी अस्तित्व में आई थी और इसकी स्थापना करने वाले पहले कांग्रेस में ही थे, जो नेता जिन्होंने इसकी स्थापना की। तमिल मनीला कांग्रेस 1996 में वजूद में आई। आज ये छोटी पार्टी बनकर तमिलनाडु में अस्तित्व में, हालांकि एनडीए का पार्ट है। विदर्भ जनता कांग्रेस 2002 में इसका निर्माण हुआ। इसी तरह 2003 में नागालैंड पीपल्स फ्रंट नाम की पार्टी का उदय हुआ। पुडुचेरी में एक पार्टी है जिसका नाम है AINRC। यह भी कांग्रेस से अलग होकर बनी। यह भी कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी का गठन 2011 में इसका किया गया। अजीत जोगी ने 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी गठन किया और गुलाम नबी आजाद ने 2022 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई। ये कांग्रेस से अलग होने वाले आखिरी नेता हैं जिन्होंने अलग पार्टी का गठन किया। कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। इनमें जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस है। अब्दुल्ला की यह पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है। कुछ दिन पहले अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को गलत करार दे दिया था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इंडी गठबंधन आपस में एकमत नहीं है तो फिर क्या बाकी दल राहुल गांधी से सहमत हो पाएंगे? मर्जर की इन खबरों के बीच कांग्रेस की कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मोदी के खिलाफ बड़ी तैयारी को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस की 3 घंटे की इस मीटिंग में तय किया गया कि जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी तो कैसे लड़ी, मतलब देशव्यापी प्रदर्शन होगा। कौन सी 3 बड़ी बातें होंगी?
वो आपको बताने वाला। कांग्रेस की बैठक का निचोड़ यह है कि नए सिरे से आंदोलन होगा और इसके लिए मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक के खिलाफ हल्ला। दूसरा फैसला यह लिया गया कि संगठन में मजबूती लाई जाए, इसके लिए संगठन की मॉनिटरिंग और समन्वय पर जोर दिया जाएगा। और जो विपक्षी दल हैं यानी कि मोदी विरोधी पार्टियां हैं, जिनसे विलय को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है, उनको साथ लाने और तालमेल बिठाने की बात की जा रही है। इससे पहले इंडी गठबंधन की बैठक में भी राहुल गांधी ने अपना प्लान बताया था। You're thinking that the challenge is winning the next election. The next election is already won. Please understand, there is so much anger among the people of India that the next election is already over. The problem is the capture of the instruments of the Indian state by the RSS. The problem is that you will not have a free and fair election to win. And so, we have to go into the mode of resistance. कांग्रेस का फोकस है कि वो राज्य, जिले और ब्लॉक स्तर पर अभियान शुरू करे और संगठन लेवल पर कई कार्यकर्ता और कार्यक्रम के द्वारा इसको बड़ा किया जाए। मगर इस पर प्रियंका गांधी का अपना ही तर्क। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस की इस बैठक में प्रियंका गांधी ने ऐसी बात कह दी बॉस, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच में ऐसा है? कहां तो कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों के विलय की बात चल रही है और कहां प्रियंका अपनी पार्टी के संगठन पर सवाल उठा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन मुद्दों को बूथ स्तर तक ले जाने की बात की जा रही है, वहां पार्टी का संगठन है कहां? सवाल पूछ लिया उन्होंने। पार्टी को आंदोलन के बजाय एक समय में जनता से जुड़े एक या दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, लगातार उस पर काम करने की जरूरत है, यह प्रियंका गांधी ने कहा। अब सोचिए, यह तो हाल है कांग्रेस का और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी को रोक देगी। अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो कांग्रेस ये सब कर सकती है, बाकियों में ताकत नहीं है। गजबे बात। राहुल गांधी पर खुद उनकी पार्टी के भीतर के अंदर से रह रहकर कुछ ना कुछ बात निकल कर आ जाती है, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि कांग्रेस में छोटी छोटी पार्टियां जो टूट कर गई थी, बनी बाद में, उनको विलय कर दीजिए।